बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल एक्सप्लेनेशंस चैप्टर सेकंड हम देख रहे थे पीपीसी में। क्रिमिनल लॉ फर्स्ट का टॉपिक है। सेक्शन 6 से सेक्शन 34 तक कॉमन इंटेंशन तक हमने पढ़ लिया था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 35 से। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन कि अगर दो या दो से ज़्यादा बंदे मिल के कॉमन इंटेंशन के साथ कोई भी काम करते हैं तो ऐसे समझा जाएगा कि जैसे हर एक ने वो एक्ट किया है। इसकी एग्जांपल भी दी थी मैंने। अब उससे आगे चलते हैं। सेक्शन 35 कहता है व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। सेक्शन 34 हमने पढ़ लिया। कॉमन इंटेंशन कि कोई एक्ट होता है, दो या दो से ज़्यादा बंदे उसमें शामिल होते हैं, उनकी इंटेंशन सेम होती है तो यही समझा जाएगा जैसे उसने सब ने इंडिविजुअली वो काम किया है। फिर 34 से मिलता जुलता है 35 क्या कहता है? व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज। जब किसी को क्रिमिनल नॉलेज है कि ये कोई काम करने जा रहा है, उसके साथ वो शामिल हो जाता है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। सेक्शन 35 में बंदे जा रहे हैं, वो किसी से लड़ने जा रहे हैं। एक बंदे को पता है हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, फलां बदल, वो भी साथ चल पड़ते हैं तमाशा देखने के लिए या किसी भी वजह से उसके साथ चल पड़ते हैं। वो भी सेक्शन 35 कहता है कि उनको नॉलेज है कि ये कोई क्रिमिनल एक्ट करने जा रहे हैं, उसके साथ शामिल हो जाते हैं, उसके साथ मदद करते हैं, उसके साथ शामिल हो जाता है तो वो भी उसमें वैसे ही शरीक हो जाता है जैसे उन्होंने ऑफेंस किया है। 35 ये कहता है whenever an act which is criminal only by reason of its being with a criminal knowledge or intention, criminal knowledge और intention के साथ कोई criminal act किया जाए, is done by several persons, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone। कि जो भी उनको फिर ज्वाइन करता है, हमने क्रिमिनल इंटेंशन पढ़ा, वो कोई प्लान करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, आपने ये एक्ट करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। एक बंदे का काम होता है गाड़ी लेके आता है, दूसरे बंदे का काम होता है उसका रैकी करता है, तीसरे बंदे का काम होता है वो वेपन प्रोवाइड करता है, चौथे बंदे का काम होता है वो उसको फायर मारता है। ये तो उनका प्लानिंग हो गया। फिर किसी को पता है कि ये काम करने जाए, उसके साथ कोई और ज्वाइन हो जाता है, उनके प्लान में शामिल चाहे था या नहीं था। सेक्शन 35 में वो भी यही समझा जाएगा कि जैसे उसने खुद वो एक्ट किया है। अब आते हैं सेक्शन 36 इफेक्ट काज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। 36 है पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशन। हमने पढ़ा कि एक्ट क्या है और ओमिशन क्या है। कोई भी ऐसा काम जो कानून ने हमें मना किया है और हम वो करते हैं तो वो एक्ट करते हैं। कानून ने कहा है आपने ये नहीं करना, आपने चोरी नहीं करी, चोरी की करते हैं तो वो एक्ट करते हैं। कानून ये कहता है कि आपने ये करना है, यू आर बाउंड टू डू इट, और हम वो नहीं करते तो हम वो ओमिशन करते हैं। तो सेक्शन 36 ये कहता है कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट जो पार्टली एक्ट भी है और पार्टली ओमिशन भी है तो उसकी सिचुएशन क्या होगी। पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं, पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशन। ए ने किडनैप किया बी को। यहाँ पे इसने क्या किया? एक्ट किया, किडनैप एक्ट किया। ठीक है, अब उसको ना खाना देता है ना पानी देता है, तो फिर वो क्या हुआ इसका? क्योंकि अगर उसने किडनैप किया तो एक फंडामेंटल राइट भी है, एक अखलाकियात भी है, उसको खाना दे, वो खाना नहीं देता तो उसने क्या किया? ओमिशन किया। तो ये पार्टली एक्ट भी है और पार्टली ओमिशन भी है। अब देखते हैं wherever the causing of certain effect of an attempt to cause that effect by an act or by omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act or partly by omission is the same offense। तो यही समझा जाएगा सेम ही ऑफेंस में उसने एक्ट भी किया है
और उसने ओमिशन भी किया है। अब आते हैं सेक्शन 37, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सिविल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। थर्टी सेवन ये कहता है सिविल एक्ट्स हुए, सिविल एक्ट्स किस वक्त हुए? बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सिविल ऑफेंसेस हुए हैं। When an offense is committed by means of civil acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. सेक्शन 37 कहता है कोई भी ऑफेंस कंस्टिट्यूट करने के लिए सिविल किस्म के जो एक्ट्स होते हैं उनकी फिर सिचुएशन क्या बन जाती है। एक बंदे ने डकैती करनी है, तो वहाँ पे सिविल एक्ट्स होते हैं। क्या होता है? वो गाड़ी लेके आता है, एक बंदे से गाड़ी लेता है, एक बंदे से वो कोई वेपन लेता है। तो इस सारे एक्ट्स में जो बंदा जहाँ भी वो शामिल, जो बंदा उसको गाड़ी देगा वो भी उसमें शामिल हो जाएगा, जो बंदा उसको वेपन देगा वो भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा, जो बंदा उसको हार्बर शेल्टर फ्राहम करेगा वो भी उसको में शामिल हो जाएगा, उसको एड देता है कि आपने इस इलाके में, इस मोहल्ले में, इस एरिया में आपने चोरी करनी है तो फलां जगह है, फलां जगह मेरा दोस्त है, आप रात में उसके घर रहे, रात को किस टाइम जाके आप डकैती कर ले, चोरी कर ले, जो भी उसमें, जो भी जहाँ भी जिस एक्ट में जहाँ भी शामिल होगा वो उस जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, जो भी ऑफेंस हुआ है उसमें वो शामिल हो जाएगा। सिविल एक्ट्स हुए हैं, मैंने कहा कि कोई भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक स्टेजेस उसको कवर करना पड़ता है। उसको पूरा करने के लिए, डकैती करने के लिए क्या होगा? पहले जानने के लिए हमें कोई सवारी चाहिए, ठीक है। एक्ट करने के लिए हमें वेपन चाहिए, या अगर चोरी करनी है तो उसका जो भी दीवार तोड़नी है, छत, उसके लिए वेपन, उसके लिए जो भी आला होते हैं वो चाहिए। तो इन मुख्तलिफ एक्ट हैं, तो इन सब एक्ट में जो भी जहाँ भी शामिल होगा वो सेक्शन 37 ये कहता है कि वो उसमें ऐसे शामिल हो जैसे वो एक्ट उसने वो खुद किया है। 38 है, persons concerned in the criminal act may be guilty of different offences, के different offences हुए हैं। 38 persons concerned in criminal act may be guilty in different offences। डिफरेंट ऑफेंसेस हुए हैं। तो उसमें फिर क्या, इसमें एक है आया हुआ है, आप इसकी इलस्ट्रेशन ज़रा देखें। ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, जो ए है इसकी इलस्ट्रेशन देखें। 38 की पहले मिसाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझते हैं। ए जो है वो मर्डर करना चाहता है जेड का। ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज killing of Z would be only culpable homicide, not amounting to murder, B having ill will towards Z। A जो है वो अटैक करता है Z के ऊपर, इसको मर्डर करता है। मर्डर किस तरह करता है कि Z की जो दुश्मनी होती है, जो एनिमिटी होती है, वो होती है B के साथ। अब B क्या करता है? इसको प्रोवोक करता है, इंस्टिगेट करता है कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, ये इसने फलां किया, आप इसको मार दो। इंस्टिगेट किया, या कोई भी ऐसी बातें की कि ये गुस्से में आ गया, इसने जाके जेड के ऊपर अटैक कर दिया और इसका मर्डर कर दिया, ठीक है। असल दुश्मनी किसकी है? बी की है। इसकी इंटेंशन क्या है? इसको मारने की। ए की इंटेंशन मारने की नहीं, बी ने इस तरह इंस्टिगेट किया कि ए ने जाके जेड के ऊपर अटैक कर दिया और वो मर गया। अब यहाँ पे क्या है, वुड बी ओनली क्यूपेबल होमिसाइड, जो यहाँ पे ए होगा वो कॉपेबल होमिसाइड होगा, जो बी होगा उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो मर्डर का लगेगा।
क्योंकि इसकी इंटेंशन थी जेड को मारने की, ए की इंटेंशन नहीं थी, तो ए की पनिशमेंट जो होगी वो बी से कम होगी। ये के ऊपर होमिसाइड होगा और बी के ऊपर जो चार्ज होगा वो होमिसाइड का होगा, वो मर्डर का होगा। या कि जब हम आएगा तो फिर हम उसमें फिर देखेंगे कि होमिसाइड क्या है, कॉपिबल होमिसाइड क्या है, इनकॉपिबल होमिसाइड क्या है, वो आगे हम जाके हम पढ़ेंगे तो आपको ज़रा इसके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो सेक्शन 38 इस हद तक आपने ये सिर्फ ये समझना है कि कोई भी एक्ट होता है मे बी गिल्टी इन डिफरेंट ऑफेंसेस के साथ जो होता है, जिसने जितना ऑफेंस किया है उसको उतनी उसकी पनिशमेंट मिलेगी। वेयर सेवरल पर्सनस आर एंगेज्ड are concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act। उस एक्ट में जो भी डिफरेंट उनके गिल्ट जो भी जितना गिल्टी होगा उसको उतनी पनिशमेंट। जिस तरह हमने इलस्ट्रेशन में देखा, ए ने मर्डर किया लेकिन ये कॉपिबल होमिसाइड होगा। इंटेंशन बी की थी, इलविल बी की थी, बी की दुश्मनी थी जेड के साथ, उसने ए को इंस्टिगेट किया, फिर ए ने जाकर अटैक किया जेड के साथ, जेड को, और जेड का मर्डर कर दिया। तो जो होगा बी होगा उसके ऊपर मर्डर लगेगा, जो होगा उसके ऊपर होमिसाइड लगेगा। वॉलंटरली सेक्शन 39 है वॉलंटरली। वॉलंटरली जिस तरह नाम से ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी के साथ, अपनी मर्ज़ी रजामंदी कोई एक्ट करना, उसको कहेंगे वॉलंटरली। सेक्शन 39 है वॉलंटरली। वॉलंटरी के अपनी मर्जी के साथ। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means with at the time employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। एक बंदे को पता है कि ये काम होना है, उसने खुद से जानबूझ के अपनी रजामंदी के साथ कोई काम किया तो उसको कहकर वॉलंटरली उसने ये काम किया। हमने जनरल एक्सेप्शन पढ़ा, जनरल एक्सेप्शन में जो हमने इंटॉक्सिकेशन पढ़ा तो उसमें हमने ये पढ़ा कि कोई अगर इंटॉक्सिकेट होता है वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से अपनी रजामंदी के साथ, कोई वो नशावर अद्वियात लेता है, उसके साथ किसी का मर्डर करता है, किसी को मार देता है, अगर उसने अपनी मर्ज़ी के साथ किया उसके ऊपर मर्डर का चार्ज देगा। अगर उसने अपनी मर्ज़ी के साथ नहीं किया, वॉलंटरली उसने वो इंटॉक्सिकेशन नहीं की, तो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। तो मैंने ये फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो जर्नल एक्सप्लेनेशंस हैं इसका मकसद यही है, जो जर्नल हमारी एक्सेप्शंस हैं उस चैप्टर को समझने में इसकी मदद मिल जाए। तो वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे इंटॉक्सिकेशन वाले में कि वॉलंटरली क्या है, तो वॉलंटरली की डेफिनेशन हम यहाँ से देखेंगे। वॉलंटरली की डेफिनेशन है कि अपनी मर्ज़ी के साथ, अपनी रजामंदी के साथ कोई काम करना वॉलंटरली कहलाता है। अब आते हैं सेक्शन 40 ऑफेंस। ऑफेंस क्या है? जुर्म। कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी पनिशमेंट, जिसकी सज़ा पीपीसी में आपके या किसी भी कानून के तहत किसी को भी सज़ा दी गई है वो ऑफेंस कहलाता है। जो वो कोई भी ऐसा काम जिसको कानून ने मना किया है, अगर आप वो करते हैं आपके ऊपर आपको पनिशमेंट मिलती है तो वो ऑफेंस कहलाएगा। एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लास 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस डिनोट द थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड, कि कोई भी ऐसा एक्ट जो पनिशेबल बाय दिस कोड हो वो ऑफेंस कहलाएगा। सेक्शन 41 स्पेशल लॉ। फोर्टी टू है लोकल लॉ। स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, ये भी मॉडर्न जो स्टूडेंट्स के बेसिकली क्वेश्चंस हैं उसको ज़रा समझें। स्पेशल लॉ इज़ लॉ एप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। लोकल लॉ क्या है? लोकल लॉ इज़ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेरिटरीज कंप्राइज्ड इन पाकिस्तान। स्पेशल लॉ है किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर कोई कानून, किसी ख़ास डोमेन के ऊपर। अब बना एंटी टेररिज्म, एक ख़ास एक सब्जेक्ट है, टेररिज्म के ऊपर एक एक्ट बना एंटी टेररिज्म। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या हो गया? ये स्पेशल लॉ हो गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, ये लोकल, ये हो गया स्पेशल लॉ। अब लोकल लॉ क्या है? एक ख़ास टेरिटरी के ऊपर, पंजाब में बन गया पंजाब रेंट प्रोमाइसेस,
एक लोकल ला है कि उस टेरेटरी के अंदर रहीम यार खान में कोई लोकल ला बंदा सिर्फ रहीम यार खान के हदूद के अंदर ही रहेगा, तो वो लोकल किसी एक ख़ास टेरेटरी के अंदर होगा तो वो लोकल ला होगा। तो अगर किसी ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर होगा, किसी ख़ास डोमेन के ऊपर होगा तो वो स्पेशल ला होगा। 43 है लीगली बाउंड टू डू। लीगली बाउंड टू डू, ये एक्ट और ओमिशन वाला इसमें आ जाता है। द वर्ड इलीगल, सॉरी ये लीगल नहीं, ये इलीगल है। द वर्ड इलीगल इज़ एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन अफेंस। कोई भी ऐसी चीज़ जो अफेंस होगी वो इलीगल में शुमार होगी। इलीगल अफेंस उस वक्त होता है जब कोई भी काम होता है हम करते हैं, उसकी पनिशमेंट वो इलीगल होता है। विच इज़ प्रोहिबिटेड बाई लॉ आर विच फर्निश्ड ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन and a person said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit। ये एक्ट और ओमिशन वाली बात हो गई कि हम जो कोई भी अगर एक्ट करते हैं, कानून ने हमने कहा आपने ये नहीं करना, हमने वो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इलीगल एक्ट होता है। और बाउंड टू डू, लीगली बाउंड टू डू, कोई भी ऐसा काम जो कानून कहते हैं आपने ये करना है, यू आर बाउंड टू डू इट, कि आप बाउंड है कि आप ये काम करें, और हम वो नहीं करते तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम ओमिशन करते हैं। इसका वैसे कंसेप्ट आपको एक्ट और ओमिशन में आपका इसका कंसेप्ट वैसे पहले ही आ गया था, तो इसको फिर समझ लें। इलीगल क्या है, जो एक्ट होता है, कानून कहता है कि आपने ये नहीं करना और हम वो करते हैं, वो इलीगल होगा, जिसको हम एक्ट भी कहते हैं। और लीगली बाउंड टू डू, कानून कहता है आपने ये नहीं करना, कानून कहता है आपने ये करना, ये आपकी ड्यूटी है, यू आर लीगली बाउंड टू डू इट, कि आपको बाउंड है कि आप ये काम करें, आप वो नहीं करते तो फिर हम वहाँ पे जाके ओमिशन करते हैं। फिर सेक्शन 44 है इंजरी। इंजरी हम वैसे ज़ख़म के मेनू में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़ख़म के मेनू में वो हार्ट होगा। इंजरी क्या है, द इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली काज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रिप्यूटेशन और प्रॉपर्टी। किसी के पर्सन की बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, रिप्यूटेशन के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी ऐसा हार्म होगा वो इंजरी होगी। वो जो हर्ट होता है, किसी को ज़ख्मी करना, वो इंजरी की ही एक काइंड है, जो उसके बॉडी के ऊपर होगा वो इंजरी की ही एक काइंड है। वो हार्ट, इंजरी को हार्ट के मैन्यू में नहीं लेंगे, हार्ट एक सेपरेट चीज़ है, हार्ट समझ लें इंजरी की एक काइंड है। जब इंजरी की हम बात करते हैं, डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली काज टू एनी पर्सन की डेफिनेशन वही आ गई। इन बॉडी के ऊपर होगा तो वो हार्ट होगा। इन माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, माइंड या रेपुटेशन के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की जो इंजरी होगी वो कोई भी इलीगल एक्ट होगा उसको हम इंजरी कहेंगे। फिर आ गया 45 लाइफ। जहाँ पे भी इस कोड में, पाकिस्तान पिनल कोड में जहाँ पे भी लाइफ की बात होगी तो लाइफ का मतलब क्या होगा। द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जहाँ पे लाइफ की बात होगी, लाइफ का मतलब लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक इंसानी ज़िंदगी की बात होगी, बशर्ते के जो कंटेक्स्ट होगा, जो सेक्शन होगा, उसमें इसके अलावा कोई और मतलब ना हो। तो लाइफ, जहाँ पे लाइफ की बात होगी, लाइफ का मतलब ये है कि इंसानी ज़िंदगी। डेथ 46 है डेथ। डेथ क्या है, 46 क्या कहता है, 46 क्या है, द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। सेम ऐसे ही है लाइफ और डेथ। डेथ की जहाँ पे बात होगी तो डेथ का मतलब ये कि एक ह्यूमन बीइंग की डेथ। लाइफ की बात होगी तो जहाँ पे लाइफ का वर्ड होगा इसका मतलब ये है कि एक इंसान की ज़िंदगी, या जहाँ पे डेथ की बात होगी एक इंसान की मौत की बात होगी। 47 है एनिमल। जहाँ पे एनिमल होगा तो एनिमल का मतलब क्या है, द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। इंसान के अलावा कोई भी क्रिएचर होगी वो एनिमल में शामिल होगी। इंसान के अलावा अदर देन ह्यूमन बीइंग कोई भी क्रिएचर, कोई भी मखलूक होगी जहाँ पे वो एनिमल में ही शुमार किया जाएगा। 48 है विसल। विसल आमतौर पर बहरी जहाज़ के ऊपर शुमार होता है। विसल क्या कहते हैं, द वर्ड विसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी।
कोई इंसान के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, साजो सामान के लिए जो कन्वेंस है पानी के ऊपर, जिसमें आपकी लांच आ गई, आपकी किश्ती आ गई, आपका बहरी जहाज़ आ गया, वो सारे में विसल में शुमार। जहाँ पे विसल की बात है तो आपने समझ लेना है विसल किश्ती को भी कहेंगे, विसल बहरी जहाज़ को भी कहेंगे। कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट जो पानी के ऊपर इंसान को या प्रॉपर्टी को या माल को लेके जाए वो वेसल में आएगी। 49 है एयर मंथ। जहाँ पे पनिशमेंट पे आएगा कि इतने साल सज़ा, इतने महीने सज़ा, तो जहाँ पे ईयर मंथ होगा, ईयर मंथ का मतलब जो ब्रिटिश कैलेंडर है, जनवरी फरवरी मार्च वाला जो कैलेंडर है उसके मुताबिक ईयर मंथ होगा। इस्लामिक या जो दूसरे देसी हैं उसके मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेज़ का कुछ फ़र्क होता है, इसमें डेज़ ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पे ईयर मंथ, वाट एवर वर्ड ईयर और द वर्ड मंथ इज़ यूज्ड, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द ईयर और द मंथ इज़ टू बी अब यहाँ पे है क्या कि जहाँ पे ईयर और मंथ होगा इसका यही समझा जाएगा ये ब्रिटिश कैलेंडर के ईयर और मंथ है। सेक्शन 50 है। सेक्शन क्या है? ये सेक्शन हम पढ़ रहे हैं 48, 49, सेक्शन 50। तो 50 सेक्शन का मतलब है द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शन ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस कोड विच आर डिस्टिंग्विश बाय प्रीफिक्स्ड नंबरल फिगर। हर कंटेक्स्ट को एक अलग नंबर दिया गया है, तो वो जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 वो उनको सेक्शन कहा गया है। जो बाकी सबसे जिस तरह हम अगर कोई भी बात करते हैं सेक्शन 302 एक माइंड में आ जाता है ना मर्डर का, 420 फ्रॉड, तो ये एक सेक्शन है जो उसको बाकियों से उसको जुदा करते हैं, एक पार्ट बनाए गए हैं, तो उसको सेक्शन कहते हैं। 51 है ओथ। ओथ क्या है? हलफ लेना। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for a purpose of proof whether in a court of justice or not। हलफ लेना, किसी बात के ऊपर हलफ लेना, जब एविडेंस होती है तो एक हलफ होता है, तो वो हलफ लेना किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर के सामने कोर्ट ऑफ जस्टिस है या नहीं है, तो हलफ लेना उसको हम ओथ कहेंगे। फिर आगे आ जाए 52 गुड फेथ। गुड फेथ क्या है? नथिंग इज सेड टू बी डन आर बी लीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन। विद ड्यू केयर और अटेंशन कोई भी काम किया जाए तो उसको कहेंगे कि ही इज़ डन दिस वर्क एज गुड फेथ, कि उसने गुड फेथ के साथ ये काम किया, इसको हम गुड फेथ कहेंगे। विद ड्यू केयर और अटेंशन अगर किया जाए तो उसको गुड फेथ होगा। 52A हमारा लास्ट इसका सेक्शन जनरल एक्सप्लेनेशन का, डेफिनेशंस का। हार्बर। हार्बर क्या है? किसी को पनाह देना, किसी को पनाह देना, किसी भी मुल्जिम को या किसी को भी पनाह देना, ये हार्बर कहलाएगा। हार्बर क्या है? एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 एंड सेक्शन 130 इन द केस in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbored। The word harbor includes this supplying a person, किसी भी बंदे को शेल्टर फ्राहम करना, उसको फूड फ्राहम करना, किसी भी ऑफेंस से पहले या ऑफेंस के बाद उसको छुपाना, ये हार्बर में आएगा। तो जहाँ पे फिर एक्सेप्शन दी गई है, वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बर कर सकती है, या हस्बैंड जो होगा वो अपनी वाइफ को हार्बर कर सकता है, उनको छुपा सकता है, तो वो इसमें जो है वो शामिल नहीं होगी। इसके अलावा बाकी जितना भी हार्बर होगा किसी को शेल्टर देना, किसी को फूड देना, किसी को जो है मतलब पनाह देना, वो हार्बर में ही आएगा। ये हमारा लास्ट सेक्शन था। उम्मीद है ये हमारा ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 2। तो कोई भी आपका पेपर होता है, जुडिशरी का होता है, कोई टेस्ट होता है, कोई इंटरव्यू होता है, तो जितनी भी डेफिनेशंस है इनमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। जब आपके चाहे कोर्स के पेपर हो या अदर देन कोर्स हो या किसी भी किस्म के जुडिशरी के पेपर हो या कोई भी आपका गेट होगा, तो ये जो डेफिनेशन जनरल एक्सप्लेनेशंस के सेक्शंस हैं
इनकी डेफिनेशंस आती रहती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी आपका एक्ट है, कोई भी कानून जब आप पढ़ते हैं जो उसकी डेफिनेशंस होती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि पूरे उसको कोड को, उस एक्ट को, उस आर्डिनेंस को पढ़ने के लिए आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। अगर आपको डेफिनेशंस का पता नहीं होगा तो आप उसको प्रॉपर और सही तरीके से आप नहीं समझ सकते। मसलन जिस तरह हमने एक मिसाल दी, जेंडर, नंबर, पर्सन हमें नहीं पता होगा तो जहाँ पे पर्सन का लफ्ज़ आएगा हमें समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। जिसको 2 पार्ट मैंने बना दिया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, क्योंकि एक पार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट केस में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।